और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार विवाद घमासान वहां की सरकार के द्वारा असहयोग दिख रहा है, उसके चलते हमारा आज का विशेष कह रहा है एसआईआर पर रार, भाजपा का ममता पर वार। और इसमें बड़ी खबर यही है कि आज चुनाव आयोग के द्वारा माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं अक्षय राउत जी, जो भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक हैं। अक्षय राउत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी चर्चा में। हमने ये तो देखा है, सुना है, बहुत से राज्यों में चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया है कि स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में सभी विधानसभा सीटों पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। इस कदम का औचित्य और महत्व क्या है? एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है जो लॉ के अनुसार ये लेजिटिमेट है और ये जरूरत के हिसाब से किया जाता है। ये पहली बार नहीं है कि माइक्रो ऑब्जर्वर वेस्ट बंगाल में किया गया या कहां भी किया गया। माइक्रो ऑब्जर्वर चाहे इलेक्टोरल रोल में हो या इलेक्शन कंडक्ट में टाइम में हो, माइक्रो ऑब्जर्वर जब स्पेशल सिचुएशन कुछ बनता है जहां की एक बारीकी नजर रखने का एक आता है, सिचुएशन आता है, तो किया जाता है जरूर। और ये बात ना भूलें कि ये सीईओ ने, वेस्ट बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये रिक्वेस्ट किया है कि माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंट करने के लिए, और ये डेलीगेट किया गया है उनको पावर। ये सीईओ जो है वो एक्सरसाइज करेंगे और असेंबलीज में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ईआरओस को हेल्प करने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स देंगे। पहले स्पेशल ऑब्जर्वर ऑलरेडी रखाया गया है इलेक्टोरल रोल के लिए, एसआईआर के लिए, और वो अपनी जगह पर तैनात रहेंगे। और माइक्रो ऑब्जर्वर रहने से और एक पुष्टि मिलेगा कि हर चीज जो हो रहा है, चाहे इन्यूमरेशन फॉर्म का कलेक्शन हो, चाहे नोटिस जाए, चाहे पूरा एसआईआर की प्रणाली जो है वो ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, और लोगों का डिलीशन और एडिशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। एक सबको, एक छोटे छोटे जगह में जो लोग इंटेंसिवली देखेंगे माइक्रो ऑब्जर्वर्स, तो उनको मौका मिलेगा, कोई अगर उसमें गलतियां हैं, कोई अगर उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप है, वो कर पाएंगे। तो उसमें सुदृढ़ होगा और सारे चीज अच्छी तरह से बना रहेगा। लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है, आपने जैसे सही कहा, क्योंकि पॉलिटिकल थोड़ा सा कॉन्फ्रंटेशन का माहौल हो रहा है और वेस्ट बंगाल में पहली बार नहीं हो रहा है। वेस्ट बंगाल में हमेशा एक जुझारू, पहले भी बैकग्राउंड इलेक्शन टू इलेक्शन ऐसे रहा है, कुछ और स्टेट्स में भी रहा है, वेस्ट बंगाल में खास करके रहा है। तो उसमें इस तरह का स्पेशल बंदोबस्त करना जरूरी होता है। स्पेशल ऑब्जर्वर्स आते हैं और भी इलेक्शन टाइम में डिस्पैच होते हैं, इलेक्शन कमीशन का जो स्पेशल ऑब्जर्वर्स डिस्पैच होते हैं, इस तरह का एक माहौल होता है। और मुझे ये उम्मीद है कि माइक्रो ऑब्जर्वर एसआईआर प्रणाली को ऐसे देखेंगे कि उससे एक मजबूत इलेक्टोरल रोल, जो प्यूरिफाइड इलेक्टोरल रोल आएगा, जिसमें कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा और आरपी एक्ट के मुताबिक होगा। ऐसे एक इलेक्टोरल रोल इमर्ज करेगा। उसके लिए आप जितना लोगों को तैनात करें, जितना लेयर्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस करें, मेरे हिसाब से वो अच्छा है और ये अच्छा ही होगा। तो दरअसल जिस तरीके के हालात एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बन गए थे, उसके बाद अब दूसरे चरण में सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा सके, इसके मद्देनजर एक और एक्स्ट्रा लेयर माइक्रो ऑब्जर्वर्स को अब नियुक्त किया गया है। लेकिन अक्षय राउत जी, अब जैसे कि आंकड़ा आ रहा है सामने कि जिस तरीके की कंप्लेंट्स या जो अनमैप्ड वोटर्स हैं, उन सब की लिस्ट को अगर हम देखते हैं तो पाते हैं 1,66,00,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनको सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। या तो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर कोई और रीजन हो सकता है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा, 15 जनवरी तक, मतलब सुनवाई के लिए सारे शेड्यूल सेट होने हैं 15 जनवरी तक, कैसे संभव हो पाएगा? एक बहुत बड़ी चुनौती और चैलेंज लगता है चुनाव आयोग के सामने। ये तो ममता जी साहब जानते हैं और हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि देश 75 साल के इलेक्शन का सफर कर चुका है और 18 लोकसभा इलेक्शन, 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं। यही हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट की खूबी है कि जितने बड़े चुनौती आते हैं, हमारा तो स्केल ही हमारा कैरेक्टर है। हमारा देश में करीब 1 बिलियन इलेक्टर्स हैं। अभी शायद इलेक्टर्स थोड़ा कमेंगे क्योंकि एएचडी इलेक्टर सारे जगह से निकाला जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि 56-58 लाख बिहार में, जो कि वहां एसआईआर होके इलेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद वहां सारे कोई डिस्प्यूट और कोई ग्रीवेंस सारे सेटल हो गया है एसआईआर के बारे में। अभी 12 स्टेट में जा रहा है, वेस्ट बंगाल का बारे में आज खास चर्चा हो रहा है। तो उसमें है कि ये जो इलेक्शन कमीशन कर पाएगा कि नहीं, उसके बारे में मेरा कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि हमारा इलेक्शन कमीशन का वही खासियत है
कि इतना बड़ा चुनाव को अच्छी तरह से कर लेता है। और हम लोग हमेशा इलेक्शन कमीशन मतलब सोचते हैं कि जैसे निर्वाचन सदन में 3 इलेक्शन कमिश्नर सीईसी बैठे हुए हैं, वो नहीं है। आप देखिए कि वहां कितने EROs काम कर रहे हैं, कितना AROs काम कर रहे हैं, 24 डिस्ट्रिक्ट में DOs काम कर रहे हैं, और सारे जितना आप तो देखिए कि 80,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ में तो BLOs हैं, वो पूरा काम कर रहे हैं दम लगा के पिछले कई हफ्तों से, और आगे भी करेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, वो 1,80,000 से ज्यादा BLAs जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है लगा चुके हैं, क्योंकि BLAs का कंट्रीब्यूशन जो है अगर पॉलिटिसाइज नहीं हो तो उनका कंट्रीब्यूशन एक बहुत अच्छा रहता है। और कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस, नाम कट गया, नाम क्या आ सकता है, ये सारे इस प्रक्रिया के एक अंश है, और उसमें कोई डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि सबको मौका मिलेगा। और ये जो 1 महीना अभी शुरू हुआ है 16 दिसंबर से लेके आगे करीब 1 महीना, उसमें सारे क्लेम्स और ऑब्जेक्शन, ग्रीवेंसेस, नोटिसेस होगा, और सारे पब्लिक डोमेन में होगा, और सारे सबके सामने होगा, ट्रांसपेरेंसी के तहत होगा। ऐसे नहीं कि कोई लुचा छुपा कर कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं है। जी बिल्कुल, इस आश्वासन के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि सबकी सुनवाई होनी बहुत जरूरी है ताकि एक भी वोटर, असली वोटर, सही वोटर छूटे ना। यही प्रयास चुनाव आयोग का भी है और यही लोकतंत्र के लिए भी बेहतर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राउत साहब। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन SIR के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में हो रहे सियासी संग्राम पर करेंगे चर्चा ब्रेक के बाद। बने रहे हमारे साथ। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टिंकस मसाला। मसाले सच MDH। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में और वहां पे SIR को होकर हो रही सियासत पर। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए विशेष मेहमान। हमारे साथ सौरभ सिकंदर जी जुड़ गए हैं जो भाजपा प्रवक्ता हैं, भास्कर सिन्हा रॉय TMC के समर्थक और अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले भास्कर सिन्हा रॉय जी, आज ये जब मसौदा सूची जारी हुई है उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अपने क्षेत्र भिवानीपुर में भी 44,000 से अधिक नाम कटे हैं।
ममता बनर्जी उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, बिल्कुल चुप हो गई हैं। लेकिन उन्हें बीएलएस के साथ बैठक की है, जिसको लेकर अब भाजपा भी उन पर निशाना साध रही है। क्या मुख्यमंत्री चिंतित हैं कि 44,000 वोटर कम हो गए हैं उनके क्षेत्र से? देखिए, मैं सुन रहा था कि इतने सारे लोगों का वोट कट गया, ये हुआ वो हुआ। इलेक्शन कमीशन इतना दिन सो रहा था, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का दरकार क्या था? हर साल 2 बार नया करके इलेक्शन उसका लिस्ट निकलता है, वोटर लिस्ट निकलता है, और उसमें मृतक व्यक्तियों का नाम बात दिया जाता है, जो ट्रांसफर, ये काम निरंतर चलते रहता है। लेकिन ये इन्होंने काम नहीं किया, ये पहला बात ये है। इसीलिए इतना दिनों से इतने सारे लोगों का नाम एक बार को निकालना पड़ा। तो ये इलेक्शन कमीशन का ये इनका जिम्मेदारी इनका लेना पड़ेगा। दूसरा बात ये है के साथ ही प्रक्रिया शुरू होती है ना, उसी प्रक्रिया नहीं, एसआईआर के साथ एसआईआर का दरकार क्यों पड़े? नहीं, आप सुनिए पहले, एसआईआर का दरकार क्यों पड़े? अगर आप हर साल सही ढंग से काम करते तो एसआईआर का दरकार नहीं पड़ता। इन्होंने इतना दिनों से हर साल में 2 बार वोटर लिस्ट निकलता है, नाम काटा जाता है, निरंतर प्रक्रिया को इन्होंने कुछ किया नहीं, बैठे रहे। चलिए, फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि चुनाव आयोग फाइनली ये कर रहा है, क्योंकि जो काम पहले नहीं हुआ है अब तो वो हो रहा है ना। फिर भी इसको लेकर टीएमसी क्यों इसके विरोध में खड़ी नजर आ रही है? ये तो आपने मान लिए कि ये तो मान लिए, मेरे मानने न मानने की बात नहीं है, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई पहले भी साल दर साल नहीं होता था, कुछ सालों के बाद ही एसआईआर की प्रक्रिया होती थी। तो अब भी पश्चिम बंगाल में तो 2002 के बाद हो रही है ना। रॉय साहब, मेरा सवाल ये है कि तमाम ना नुकुर के बाद, लोगों को बरगलाने के बाद ममता बनर्जी ने खुद अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरा है, और उसके बाद अब जबकि उनके क्षेत्र की एक लिस्ट बाहर आई है, तो बूथ लेवल एजेंट्स के साथ उनकी बैठक, उनकी चुप्पी और उनकी बैठक क्या संकेत दे रही है? मतलब क्या कोई नई रणनीति सोच रही है मुख्यमंत्री? ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, क्योंकि दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। आप सोचते रहिए। देखिए, बात यह है कि जितने सारे लोगों का नाम नहीं है, जिसको बुलाया जाएगा, बोल रहा है 1 करोड़ से ऊपर लोगों को बुलाया जाएगा, 1 महीने के अंदर कैसे बुलाएंगे, क्या करेंगे, ये हमें मालूम नहीं है। दूसरा बात यह है, अगर किसी वोटर का नाम बद चला गया हो, नहीं है लिस्ट में, ये सब रिपोर्ट लेने के लिए वो बैठे थे। इसमें क्या आपका संतुष्टि होने का क्या? आपका तो खुश है। आप तो बोले थे रोहिंग्या को निकालेंगे, कितने सारे रोहिंग्या को निकाले? अभी तक कोई आंकड़ा आपके पास है? आपके पास रोहिंग्या निकालने का आंकड़ा है? तो बीजेपी का बातों से चलता है, बीजेपी का पार्टी का ही तो वो है ना इलेक्शन कमीशन। मेरा कहने का मतलब है, आप बताइए, अभी 15 जनवरी तक इतने बड़े सबको बुला के उसका एविडेंस लेके नाम रखना या हटाना, सब कुछ करने का काम इतना कम समय में करना मुश्किल है कि नहीं है? पहला बात ये। दूसरा बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई नहीं है, उसको फिर बुलाया जाए, ये पूरा प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया को और टाइम लेके करना चाहिए था, वो टाइम लेके नहीं किया गया। ये हम लोग पहले से ही बोले थे कि ये कम दिनों का काम नहीं है, ये बहुत दिनों का काम है। इतना जल्दबाजी की है क्योंकि बीजेपी को चुनाव के पहले एसआईआर चाहिए और उसको नाम हटाना चाहिए। चलिए सौरभ सिकंदर जी के पास ही जाते हैं। सौरभ जी, वो तो आज जैसे बीजेपी आक्रामक हो रही है मुख्यमंत्री के ऊपर, तो उनका तो ये कहना ही है कि तो प्रक्रिया है जो पहले ही होती रहनी चाहिए थी, जरूरत ही क्यों पड़ गई आपको एसआईआर की अब जाकर? क्यों भाजपा इसको एक इशू बना रही है? इनको पता होना चाहिए कि देखिए 2002 में लास्ट एसआईआर हुआ था, और एसआईआर का और ये वोटर लिस्ट संशोधन का इसका एक प्रक्रिया होता है, और भारत का निर्वाचन कमीशन किसी राजनीतिक दल या सरकार के बात से नहीं चलता है, ये एक स्वतंत्र संस्था है। तो इनका ये जानकारी अगर नहीं था तो मैं ये जानकारी इनको दे देता हूं कि क्यों एसआईआर हो रहा है। दूसरी बात है, देखिए सबसे पहले जब एसआईआर दूसरे स्टेटों में हो रहा था तो ममता बनर्जी जी ने पहले बोला था कि मैं इस स्टेट में एसआईआर नहीं करने दूंगा, मैं जब तक जिंदा हूं इस स्टेट में एसआईआर नहीं होगा। फिर उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी ने भी बोला कि एसआईआर बंगाल में कभी नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ, जब एसआईआर चालू हो गया तो ममता बनर्जी ने एक नाटक कर किया, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। अब वो फॉर्म भी भर रहा है, एसआईआर हो भी रहा है, और बार बार जो बोल रहे हैं ना ये लोग, कितने रोहिंग्या बात गया है, कितने रोहिंग्या, आंकड़ा कितना है। तो भाई साहब पहले ये प्रक्रिया पूरा होने दीजिए, एकदम लिखित में लाउड एंड क्लियर में बोला जाएगा कितने बांग्लादेशी इस लिस्ट में था, कितने के नाम बात गया है, उस पे तब कर लेंगे। तो अभी जो है, जो हमारे देश का नागरिक नहीं,
ये जाने से तृणमूल को इतना पीड़ा क्यों हो रहा था। मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। क्या है कि ममता बनर्जी जी का जो केंद्र है भवानीपुर, तो वो भवानीपुर में 2021 में जब टीएमसी का कैंडिडेट जीता था, ममता बनर्जी तो नंदीग्राम से हार गए थे, तो टीएमसी का कैंडिडेट जो जीता था वो 28,000 वोट से जीता था, और उस केंद्र में नाम कितना बाद गया है, 44,000। और ममता बनर्जी भी जब दोबारा वहां पे बाई इलेक्शन जीता सीएम बनने के बाद, तभी 50,000 के आसपास ही कुछ वोटों में जीते थे। तो अब 50,000 में से 44 अगर अभी चला गया और भी बढ़ सकता है, उनका तो चिंता का विषय होगा ही ना। तो इसीलिए आज उनको बीएलए के साथ भी बैठना पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन को भी गाली देना पड़ रहा है, और बार बार ये चीज बोल के एक प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का। सिकंदर जी, देखें तो एसआईआर के बाद चुनौती सभी दलों के लिए रहेगी, ना केवल राज्य की सरकार के लिए, टीएमसी के लिए रहेगी, बल्कि तमाम अन्य दलों के लिए भी चुनौती रहेगी, क्योंकि समीकरण जनता के वोटर्स के बदल चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर अनंत विजय जी, आपको भी चर्चा में लाना चाहूंगी, क्योंकि ये भी बात महसूस की जा रही है कि जिस तरीके से पहले चरण में एसआईआर के जिस तरीके की बाधाएं और मुश्किलें चुनाव आयोग को सहनी पड़ी, अब जबकि दूसरा चरण शुरू हो गया है, अब माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती क्या इस बात का भी संकेत देती है कि दूसरे चरण में भी चैलेंजेस बहुत होंगे, लेकिन उन्हें काउंटर करने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है? देखिए, जब आप मतदाता शुद्धिकरण के लिए मैदान में जा रहे हैं और इतना डेंस और इंटेंस उसमें इन्फिल्ट्रेशन है और पेनिट्रेशन है मतदाता सूची में, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और मेरे चुनाव आयोग में कुछ लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था सबको अवसर दिया जाएगा। ऐसा है कि एक तरफा निर्णय कुछ नहीं होगा, सबको अवसर दिया जाएगा, सबकी सुनवाई होगी और सबको पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि उनका नाम अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम को जस्टिफाई कर सके। अगर वो स्टेपुलेटेड पीरियड में अगर वो समय मांगते हैं तो उनको समय भी दिया जाएगा, लेकिन उनको अपने मतदाता होने का प्रमाण देना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत आसान है कि आप 2003 के मतदाता सूची में किसी राज्य में तो आपका नाम होगा। अगर आप 18 साल से, अगर आप 35 साल के हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 18 साल से आपने वोट नहीं दिया हुआ, चलिए आपने वोट नहीं दिया, आपके परिवार के किसी का नाम तो होगा। तो बहुत आसान है ये प्रक्रिया, इसको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। हर किसी का ये दायित्व होना चाहिए कि भारत के जनप्रतिनिधियों का चुनाव भारत के नागरिक करें। विदेशी नागरिक या दूसरे देश के नागरिक आके भारत के जनप्रतिनिधियों के चुनाव को प्रभावित करना बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की मतलब धज्जियां उड़ाना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से लोगों को पर्याप्त समय दे रहा है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती कर रहा है, इसका मतलब है उसने अपना एम्बिट बड़ा किया है। वो किसी को रोकने के लिए नहीं बल्कि उसको इंक्लूड करने के लिए। आपको बताऊं, मैं जब इस समय, आपको याद होगा जब सीएए के समय इसी प्रकार का विरोध आरंभ हुआ था कि ये नागरिकता ले ली जाएगी, कागज दिखाना पड़ेगा, तब भी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। वैसे ही यहाँ आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने परिवार में किसी का अगर आपके पास कागज है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो चुनाव आयोग के और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किए गए कागजात हैं वो हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वो भी कुछ नहीं है तो आपके परिवार का, मान लीजिए आप कहेंगे कि हम माइग्रेट होके बिहार से चले आए, तो 2003 के बिहार की सूची में तो नाम होगा ना, आपके माता पिता का, आपके भाई का, आपकी भाभी का, आपके रिश्तेदार का, वही दिखा दीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट है ना कि 15 जनवरी तक शेड्यूल सेट हो जाएगा हियरिंग्स का, 7 फरवरी तक हियरिंग की जाएगी और फिर 14 फरवरी को जाकर जो फाइनल मसौदा है, लिस्ट है, वो तैयार, वो 14 फरवरी को लिस्ट बाहर आएगी, फाइनल लिस्ट बाहर आएगी, हियरिंग 7 फरवरी तक। यानी ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है उसके चलते, जैसा कहा जा रहा है, हर एक की सुनवाई होगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी उम्मीद के साथ ये दूसरा चरण भी सही तरीके से पूरा हो, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।